अगर आपको रिवाइज करना है उसके लिए बेस्ट लेक्चर होने वाला है। ठीक है, मतलब कम से कम वक्त में हम चैप्टर्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, एक तरीके के आपको माइंड मैप जो है मिलने वाले हैं। तो आप देखोगे हमारे भारत में भी एक आंदोलन हुआ है ना, जो इसको बोला जाता है खिलाफत आंदोलन। कब हुआ था सर? 1919 में हुआ था। और जो अंग्रेज कपड़े बनाया करते थे बहुत सस्ते थे, तो लोग बेचारे जो है इतने महंगे कपड़ों को जो है अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अब दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी जितने भी मेंबर्स थे, जितने भी लोग थे शामिल कमीशन में, 7 मेंबर थे शायद, देख लेना एक बारी। हाँ, सबके सब क्या थे? सबके सब अंग्रेज थे। मतलब तुम भारत के बारे में कानून बना रहे हो और भारतीयों को ही तुमने शामिल नहीं किया। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। तो भाई देखो, बहुत दिन से ना बच्चों की डिमांड आ रही थी कि अमित भैया 10वीं के लिए कुछ ले आओ यार। तो भाई उसी के लिए हम लेके आ गए हैं भाई। और ये जो सीरीज रहने वाली है, इसमें क्या करेंगे अपन, तो ये बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है। क्यों? क्योंकि बच्चों को चाहिए होता है रिवीजन, और मैं जो चैप्टर्स होते हैं उनका शॉर्ट रिवीजन जो है अब से करवाने वाला हूं। मतलब जितने भी चैप्टर्स हैं, अगर आपको रिवाइज करना है उसके लिए बेस्ट लेक्चर होने वाला है। ठीक है, मतलब कम से कम वक्त में हम चैप्टर्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, एक तरीके के आपको माइंड मैप जो है मिलने वाले हैं। ठीक है ना? चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो चैप्टर नंबर है हमारा दूसरा। सर दूसरा चैप्टर क्यों लेके आए, पहला क्यों नहीं लेके आए? तो देखो, मेरा फेवरेट चैप्टर है, ठीक है ना? तो भाई अगली बार वो ले आऊंगा, यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद आ जाएगा अगली बार, ठीक है? अब ये वाला चैप्टर पढ़ते हैं, तो फटाफट से शुरू करते हैं भाई। तो चैप्टर का नाम है हमारा भारत में राष्ट्रवाद। कि सर ये राष्ट्रवाद क्या होता है? अब देखो, मैं हमेशा बोलता हूं किसी भी शब्द के आगे वाद लग जाता है तो एक विचारधारा बन जाती है। आपका विचार, मेरा विचार, हजारों लोगों का विचार, लाखों लोगों का विचार मिलकर क्या बनता है? विचारधारा। तो राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जो हमें बताती है कि हमें अपने राष्ट्र से प्रेम करना है, हमें अपने देश से जो है प्रेम करना है। ठीक है ना? अब सर ये प्रेम वाली भावना क्यों आती है? तो सिंपल सी बात है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, है ना? हमारा जो एक इतिहास रहा है वो साझा इतिहास रहा है, हमारी भाषा, हमारी जो संस्कृति है। तो कोई भी जो है कारण हो सकता है जिस कारण की वजह से जो आप अपने देश से प्यार करते हो। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये भारत में कैसे आई, ये विचारधारा जो है भारत में कैसे आई? तो सबसे पहले जो राष्ट्रवाद की विचारधारा जो है, इसका होता है कहां पर हुआ था? तो यूरोप में हुआ था। तो धीरे धीरे आप देखोगे यूरोप से भारत में भी ये विचारधारा धीरे धीरे आने लगी, और लोगों को एहसास हुआ कि जो ये राजतंत्र जो है ये ठीक नहीं है, हमें एक राष्ट्र का जो है निर्माण करना चाहिए। और भारत में भी ये जो आप देखोगे 20वीं शताब्दी में जो है ये भावना आई, है ना? और हमारी एंट्री हुई गांधी जी की। गांधी की भी एंट्री हुई नहीं है, अभी होने वाली है। और गांधी जी की एंट्री के बाद आप देखोगे ये जो राष्ट्रवाद की विचारधारा है ये और ज्यादा जो है मजबूत हो जाती है। ठीक है ना? तो चलो हम सबसे पहले गांधी जी की एंट्री करवाने से पहले सबसे पहले ये देख लेते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध का भारत के राष्ट्रवाद पर, या फिर आप बोल सकते हो प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर, है ना, आप बोल सकते हो राजनीतिक और आर्थिक रूप से क्या असर हुआ। सबसे पहले ये देखते हैं कि भैया प्रथम विश्व युद्ध हुआ किसके बीच में था? तो दो शक्तियों के बीच में हुआ था। एक तो केंद्रीय शक्तियां और एक हमारे मित्र राष्ट्र थे। केंद्रीय शक्तियों की अगर हम बात करूं, उसमें ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य था, इसमें हम बात करें जर्मनी का साम्राज्य था, और इसमें हम बात करें ऑटोमन यानी कि जो टर्की है ये साम्राज्य था। अगर मैं वही बात करूं मित्र राष्ट्रों की, तो इसमें कौन कौन था? तो ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, अमेरिका जो थे इसमें थे। अमेरिका की एंट्री 1917 में हुई, और आप देखोगे जैसे ही अमेरिका की एंट्री होती है वैसे जो है हमारी जो मित्र राष्ट्र जो होते हैं वो जीत जाते हैं। अब आप कहोगे सर इससे भारत से क्या संबंध है? क्योंकि भारत जो था गुलाम था किसका? ब्रिटेन का। तो आप देखोगे कि यहां पर भारत को एक बैंक की तरह यूज किया जाता है। एक होता है ना, एक लूटने वाला जो बैंक होता है ना, एक तरीके का कि भाई तिजोरी है, जितना हो सके उतना लूट लो। तो अंग्रेजों ने हमें जो है एक लूटने वाली बैंक की तरह जो इस्तेमाल किया, हमें बहुत लूटा, बहुत लूटा। और आप देखोगे भारत में इसका जो है एक नई आर्थिक और एक नई राजनीतिक स्थिति जो है पैदा हो जाएगी। आप देखोगे भारत में कर बढ़ा दिए गए, अपना युद्ध का खर्चा निकालने के लिए अंग्रेजों ने भारत में कर बढ़ाने शुरू कर दिए। आप देखोगे प्रथम विश्व युद्ध में आप देखोगे सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, है ना? आप देखोगे इनकम टैक्स, जो आय पे कर लगता है वो बढ़ा दिया गया, कर बहुत ज्यादा बढ़ गए। फिर आप देखोगे कि चीजों के दाम जो थे वो दुगने हो गए। इतने कर बढ़ाए कि चीजें जो है बहुत महंगी हो गई। ऊपर से आप देखोगे इन्होंने सेना में जबरन भर्ती करनी भी शुरू कर दी, जबरदस्ती। जो कोई लड़ने नहीं जाना चाहता प्रथम विश्व युद्ध में, इनकी तरफ से उनको भी जबरदस्ती भेजा जा रहा है। फिर क्या हुआ भाई? गरीबी में आटा गीला। आप देखोगे इन्फ्लुएंजा नाम की महामारी फैल जाती है और उपज खराब हो जाती है, जिसके कारण जो है अकाल आ जाता है, लोगों के पास खाने तक को कुछ भी नहीं था। तो आप देखोगे एक तरफ प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है और दूसरी तरफ आप देखोगे हमारे भारत के जो लोग हैं उनके अंदर गुस्सा बढ़ा हुआ है। अब क्या हुआ सुनो, अब हुआ यह कि देखो इस गुस्सा को एक सही डायरेक्शन, एक सही दिशा देनी बहुत जरूरी थी। अब ये सही दिशा कौन देगा? तो हमारे जो गांधी जी जो होते हैं इनकी जो एंट्री हो जाती है। अब गांधी जी की एंट्री कैसे हुई? तो 1915 में जो है गांधी जी आते हैं। कहां से आते हैं सर? साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका से गांधी जी आते हैं और गांधी जी आके बोलते हैं कि देखो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास एक आइडिया है, एक मेरे पास विचार है। और ये आइडिया क्या था भाई? एक ये आइडिया था सत्याग्रह का आइडिया। क्या आइडिया था सर? ये आइडिया था सत्याग्रह का आइडिया। चलिए सर, ये सत्याग्रह का आइडिया क्या है सर? ये इसके बारे में बता दो। तो सत्याग्रह का आइडिया क्या है? अब सुनो, यहां पे सत्याग्रह जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, सत्य प्लस आग्रह, मतलब सत्य की राह पर। तो हमारे गांधी जी का कहना था कि देखो ऐसा है कि अगर आप सही चीज के लिए लड़ रहे हो, आप जो लड़ रहे हो, जिस चीज के लिए आप लड़ रहे हो, तो अगर आप सही हो, आप बिल्कुल सही हो, तो आपको जो आप पे अत्याचार कर रहा है ना, उसके खिलाफ आपको किसी भी बल का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। एक जो सत्याग्रही जो होता है वो अहिंसा के द्वारा जो है अपनी बात को जो है मनवा लेता है। मतलब इन्होंने बोला कि तुम्हें जो है अहिंसा की राह पर चलना है, तुम्हें जो है किसी भी प्रकार के जो है बल का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप बिल्कुल सही हो,
अगर आप बिल्कुल सही हो तो सामने जो तुम पर अत्याचार कर रहा है वो तुम्हारे आगे झुक जाएगा एक ना एक दिन, वो अपनी गलती मान लेगा, है ना। तभी तो बोलते थे गांधी जी कि भाई ये तुम्हें कोई थप्पड़ मारे दूसरे गाल पे ऐसे कर दो, लेकिन खैर ये ट्रिक आज के टाइम पर काम नहीं करती। आगे हम बढ़ते हैं। अच्छा, अब यहां पर देखोगे ये जो तरीका है गांधी जी ने अफ्रीका में भी अपनाया था। अफ्रीका में भी रंगभेदी सरकार जो थी उसके खिलाफ जो है गांधी जी ने ये सत्याग्रह का तरीका जो है अपनाया था। अच्छा, अब इस सत्याग्रह के कुछ फायदे दिखे? हाँ बिल्कुल दिखे। तो 3 यहां पर जो है सत्याग्रह करे, है ना। 1917 में चंपारण, है ना, और 1918 में खेड़ा और 1918 में अहमदाबाद। चंपारण की हम बात करें, चंपारण में दिक्कत ये थी कि भाई चंपारण में यहां पर 3 कटिया प्रणाली सिस्टम लागू था। मतलब मान के चलो अगर आपकी 100 बीघा खेती है तो उस पर 15 बीघा जो खेती है, यानी कि आप बोल सकते हो, है ना, 3/20 भाग में जो है ना, 3/20 भाग में जो है आपको जो है इंडिगो की, नील की खेती जो है करनी पड़ेगी। 3 कट्टे सिस्टम क्या था, मतलब 20 बीघा पे, है ना, 3 बीघा जो आपको क्या करना पड़ेगा, 20 कट्टे की बात कर लें, बीघा की बात कर लें, उस पर 3 बीघा पर आपको जो है नील की खेती करनी पड़ेगी। इसलिए इसका नाम था 3 कटिया। मतलब 15% जो भाग है उस पर आपको जो है नील की खेती करनी पड़ेगी। किसानों को दिक्कत थी, एक तो उनको नील की खेती के पैसे नहीं मिलते थे, दूसरी बात यह थी कि नील की खेती करने से जो है जमीन की जो उपजाऊपन जो है वो कम हो जाता है। ठीक है सर। खेड़ा आंदोलन की हम बात करें, यहां पर क्या हुआ, यहां पर जो अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा कर में वृद्धि कर दी। 23% जो है कर में वृद्धि कर दी। ऊपर से प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है और यहां पर हैजा और प्लेग जैसी जो है बीमारियां फैली हुई हैं। तीसरा जो यहां पर आप बोल सकते हो, यहां पर जो सत्याग्रह का इस्तेमाल किया वो किया भाई 1918 में अहमदाबाद के मिल मजदूरों में। अब ये जो आंदोलन था वो अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था। ये जो मिल जो ओनर है, जो मिल होती है कपड़ों की, उनके जो ओनर थे, उनके जो मालिक थे, उनके खिलाफ किया गया था। अब हुआ यह था कि यहां पर जो है प्लेग बोनस दिया जाता था। प्लेग बोनस इसलिए दिया जाता था क्योंकि प्लेग बीमारी फैली थी, लोग कोई रुकने के तैयार नहीं थे, उनको लालच देके रोकने के लिए जो है 50 बहुत ज्यादा जो है प्लेग बोनस दिया जाता था। जब ये धीरे धीरे बीमारी खत्म होने लगी तो प्लेग बोनस भी समाप्त कर दिया। अब यहां पर जो मजदूर है उनका कहना यह था कि महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, तो हमारी सैलरी जो है, हमारी पगार जो है वो 50% बढ़ा दो। अब यहां पर जो मालिक है वो कह रहा है 20% बढ़ाएंगे। अब यहां पर मध्यस्थता का काम कौन करता है, हमारे गांधी जी करते हैं। तो आप जाओ देखोगे कोर्ट, ये केस जो है कोर्ट वोर्ट में जाएगा। इवन जो ये जो मिल ओनर है, इनकी जो बहन है, इन्होंने भी गांधी जी का साथ दिया। अब इनका नाम क्या था ये आप बताओगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए, तो ये सारी जो है, ये तीनों जो है सत्याग्रह करे और तीनों सत्याग्रह में आप देखोगे गांधी जी को सफलता मिल जाती है। अब होता क्या, होता है एक तरफ ये चल रहा है, दूसरी तरफ आप देखोगे कि यहां पर अंग्रेज काफी डर जाते हैं, क्योंकि भारत में बहुत कुछ चल रहा है, भारत में बहुत सारी राष्ट्रवादी गतिविधियां चल रही हैं और कुछ भी हो सकता है। तो अंग्रेज जो है डर जाते हैं। और आप देखोगे कि हमारा इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, यानी कि एक ऐसा काउंसिल जो भारत के लिए नियम बनाता है, वो यहां पर रॉलेक्ट एक्ट जो है पास कर देता है। रॉलेक्ट एक्ट को काला एक्ट बोला गया गांधी के द्वारा। क्यों बोला गया, क्योंकि इस एक्ट में आप देखोगे कि यहां पर जो हमारी राजनीतिक गतिविधियां थी, जो हमारी राष्ट्रवादी गतिविधियां थी, इनको कुचलने के लिए ये जो रॉलेक्ट एक्ट है वो लाया गया था। इसमें होता क्या था कि अगर आप पे शक है, अगर अंग्रेजी सरकार को आप पे शक है, तो आपको जो है जेल में डाल दिया जाएगा और आप जो है ट्रायल पे भी नहीं जा सकते। मतलब आप जो है मुकदमा भी नहीं चला सकते। आपको सीधे, जैसे रास्ते में जा रहे हो तुम कहीं, अंग्रेजों को लगा कि तुम जो है किसी ना किसी गतिविधि में आप हो, तो आपको सीधा सीधा पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा 2 साल के लिए, और आपको बताया भी नहीं जाएगा क्यों डाला गया है, और आप केस भी नहीं कर सकते। तो ये था भाई रॉलेक्ट एक्ट, इसको काला एक्ट बोला गया। और आप देखोगे इसके चक्कर में गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन जो है यहां पर लागू कर दिया। क्योंकि गांधी की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ चुकी थी, तो आप देखोगे अच्छा खासा जो है गांधी जी को सपोर्ट मिला, बढ़िया तरीके से सपोर्ट मिला। दुकानें बंद हो गई, लोगों ने अच्छा खासा समर्थन किया। जो मजदूर थे उन्होंने कारखानों में हड़ताल कर दी। तरह तरह के जो है यहां पर आपको जो है यहां पर सत्याग्रही देखने को मिलेंगे। अब हुआ क्या, इसी बीच आप देखोगे एक कांड हो जाता है, इसको बोलते हैं जलियांवाला कांड। मतलब ये कांड क्यों हुआ था, रॉलेक्ट एक्ट के चलते। जो आप देखोगे एक जगह है पंजाब में, अमृतसर नाम की, यहां पर क्या होता है, यहां पर जो है एक शांतपूर्ण तरीके से लोग जो थे, बैसाखी का दिन था उस दिन, तो वहां पे बैठे हुए थे, और वहां पर आप बोलोगे कि बहुत बड़े बड़े जो इनके लीडर्स थे, बहुत बड़े बड़े इनके जो नेता थे, सैफुद्दीन खिचलू और सत्यपाल सिंह, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो आप देखोगे बहुत सारी भीड़ जो थी वो शांतपूर्ण तरीके से जो है क्या कर रही थी, आंदोलन कर रही थी। और जब जनरल डायर को पता लगता है तो यहां पर जो है वो गोली के आदेश दे देता है, और देखोगे कि उस भीड़ में बच्चे बूढ़े बड़े सब शामिल थे। उन पर जो ओपन फायर कर दिए जाते हैं, जिसमें आप देखोगे 300 से 400 लोगों की मौत हो जाती है और हजारों लोग जो है घायल हो जाते हैं। इसको बोला गया जलियांवाला कांड, है ना। अब इस कांड के बाद आप देखोगे कि देश में लोग जो है आप बोल सकते हो बहुत ज्यादा नाराज होते हैं, है ना। गांधी जी बहुत नाराज होते हैं। गांधी जी अपने जो भी उनके टाइटल्स वगैरह जो थे, उनको जो उपाधियां दी गई थी, वो सब वापस कर देते हैं। और आप देखोगे गांधी जी को ऐसा लगा कि नहीं, अब हमें जो है एक देशव्यापी आंदोलन जो है शुरू करना चाहिए। मतलब जो रॉलेक्ट सत्याग्रह जो था वो सिर्फ शहरों तक ही सीमित था। अब गांधी जी को ऐसा लगता था कि उनको जो है एक ऐसा आंदोलन शुरू करना चाहिए जिसमें हर गांव का तबका, हर गांव का इंसान, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे गरीब हो, अमीर हो, चाहे वो पिछड़ी जाति से हो, हर कोई इंसान जो है इस आंदोलन में जो भाग ले, है ना। अब यहां पर क्या आता है, हमारा आता है असहयोग आंदोलन। अच्छा, असहयोग आंदोलन से पहले एक चीज और हुई, खिलाफत आंदोलन हुआ। अब खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ, अब देखो हुआ क्या कि प्रथम विश्व युद्ध में जो केंद्रीय शक्तियों में लड़ रहा था ऑटोमन साम्राज्य, हार जाता है। और ऑटोमन साम्राज्य की हम बात करें तो ऑटोमन साम्राज्य एक मुस्लिम साम्राज्य था, है ना। और इनका जो राजा था वो वहां का खलीफा भी था। खलीफा सर क्या होता है, खलीफा मुस्लिमों के जो सबसे बड़े गुरु होते हैं उनको हम खलीफा बोलते हैं। अब हुआ क्या, क्योंकि वो हार गए तो अंग्रेजों ने उन पर बहुत कड़ी बहुत ज्यादा संधियां लगा दी,
है ना, उनसे उनका अधिकार छीन लिया, बहुत सारे जो उनकी जो पोजीशन थी, उनकी जो आप बोल सकते हो जिस पोजीशन पे वो थे, जिस ओहदे पे वो थे, उनको छीन लिया गया। तो आप देखोगे पूरे दुनिया भर के जो मुस्लिम होते हैं वो काफी आहत हो जाते हैं, बहुत ज्यादा उनके सेंटिमेंट्स जो होते हैं, मतलब उनकी जो भावनाएं जो होती हैं उस पर बहुत ठेस पहुंचती है। तो आप देखोगे हमारे भारत में भी एक आंदोलन हुआ है ना, जो इसको बोला जाता है खिलाफत आंदोलन। कब हुआ था सर? 1919 में हुआ था। कहां इसकी पहली कमेटी बैठी थी? तो मुंबई में, है ना। किसने शुरू किया था? तो अली ब्रदर्स जो थे, है ना, अली भाई बंधु जो थे, इन्होंने इसको शुरू किया था, मोहम्मद अली और शौकत अली ने। क्लियर हुआ? अब हुआ क्या, गांधी के मन में एक प्लान आया कि एक काम करते हैं, क्योंकि हमें एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करना है, तो जब तक हिंदू मुस्लिम साथ नहीं होंगे तब तक जो हम एक बड़े स्केल पर, बड़े स्तर पर जो है आंदोलन शुरू नहीं कर पाएंगे। अब हुआ क्या कि 1920 में जो कलकत्ता का अधिवेशन हुआ, अब कांग्रेस के ना हर साल क्या हुआ करते थे, मीटिंगें हुआ करती थी। अब यहां पर जब कांग्रेस की मीटिंग हुई तो उसमें गांधी जी भी आए, और गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने यहां पर जो है, अब बोलोगे कि एक प्रपोजल दिया, है ना। कलकत्ता अधिवेशन में आप देखोगे कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए जो है एक असहयोग आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव दिया, प्रपोजल दिया था, याद रखना, प्रपोजल दिया, प्रस्ताव दिया था। और उसको एक्सेप्ट कब किया गया, इसको अपनाया कब गया? तो आप देखोगे इसको जो है अपनाया गया था नागपुर अधिवेशन में। नागपुर अधिवेशन जो दिसंबर में हुआ था, वहां पर जो है इसको अपनाया गया था। उसमें क्या हुआ, उसमें असहयोग आंदोलन खिलाफत आंदोलन को मिलाकर जो है एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन जो है शुरू किया जाएगा। क्लियर हुआ? और आप देखोगे ये जो असहयोग आंदोलन जो है, इसका मतलब क्या था? इसका सिंपल सा मतलब था कि हमें जो है अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना, क्योंकि गांधी का मानना था कि हम अब तक अंग्रेजों का सहयोग कर रहे हैं ना, अंग्रेजों का हम सहयोग कर रहे हैं तभी जो है हम गुलाम हैं। अगर इनका हम असहयोग करना शुरू कर देंगे, इनके साथ नॉन कोऑपरेट करना शुरू कर देंगे, तो देखना हम आजाद हो जाएंगे। और ये बात जो है गांधी ने कहां लिखी थी? अपनी पुस्तक स्वराज में, है ना, ये लिखी थी। अब फाइनली आप देखोगे नागपुर अधिवेशन जो हुआ दिसंबर में, और उसमें आप देखोगे कि इसको जो अपना लिया जाता है। मतलब अब मुस्लिम और हिंदू जो है साथ मिलकर क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। असहयोग आंदोलन के कुछ प्रस्ताव क्या थे? तो पहली चीज ये थी कि भाई हम अंग्रेजी सरकार के द्वारा जो भी उपाधियां दी गई हैं उन सबको वापस करो, ठीक है सर। और क्या हुआ, जितनी भी सिविल सर्विसेज है, मतलब जो सरकारी नौकरियां वगैरह जो हैं, जो अंग्रेज के लिए काम करते हैं, सेना, पुलिस, कोर्ट कचहरी वगैरह, स्कूल वाले बच्चे जो अंग्रेजों के स्कूल में पढ़ रहे हैं वो बच्चे अंग्रेजों के स्कूल में पढ़ना छोड़ दें, जो अध्यापक पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाना छोड़ दें। प्लस आप देखोगे कि यदि सरकार अपनी दमनकारी नीतियों से बाज नहीं आती तो हम क्या करेंगे, हम जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। मतलब एक ऐसा आंदोलन जिसमें हम तुम्हारे कानूनों को भी नहीं मानेंगे। अब तक क्या था, अब तक हम तुम्हारे कानून को मान रहे हैं, लेकिन अब जो है हम एक संपूर्ण अवज्ञा आंदोलन जो है शुरू करेंगे अगर तुम बाज नहीं आओगे तो। प्लस हम क्या करेंगे, हम विदेशी वस्तुओं का जो बहिष्कार करेंगे। ये सारी चीजें हुई, ठीक है सर। अब क्या हुआ, आंदोलन के विभिन्न विभिन्न रूप। अब हुआ क्या, अब इस आंदोलन को जो है बहुत बड़ा समर्थन मिला गांधी जी को, बहुत बड़ा। और आप देखोगे कि हर किसी ने इस आंदोलन का अपना अपना अलग मतलब निकाला। इस आंदोलन का मेन मुद्दा था कि हमें क्या चाहिए, हमें स्वराज चाहिए, स्वयं का राज चाहिए, अंग्रेज मुक्त भारत चाहिए। लेकिन आप देखोगे हर किसी ने इसका अलग अलग मतलब निकाला। देखो, शहरों में अलग आंदोलन हुआ, किसानों ने इसका अलग मतलब निकाला, आदिवासियों ने इसका अलग मतलब निकाला, और बगानों में जो है अलग ही स्वराज हुआ, ठीक है। तो यहां पर अलग अलग मतलब निकाला गया। अब जैसे हम बात करें शहरों में, तो शहरों में आप देखोगे कि कई छात्र छात्राएं जो थे इन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया, कॉलेज जाना छोड़ दिया, अध्यापकों ने पढ़ाना छोड़ दिया। जो काउंसिल के चुनाव जो थे उनका बहिष्कार किया गया। पहले जो काउंसिल के चुनाव होते थे उनका जो है बहिष्कार किया गया। सिर्फ मद्रास की जो जस्टिस पार्टी थी इसको छोड़कर सबने जो है चुनाव का बहिष्कार किया, ठीक है सर। और क्या हुआ, और विदेशी वस्तुओं का जो है बहिष्कार किया गया। इतना ज्यादा बहिष्कार किया गया कि आप देखोगे कि जो विदेशी कपड़े जो थे इनका आयात, यानी कि जो आते थे हमारे देश में, इनका आयात घटकर जो है कितना रह गया, आधा रह गया। तो बहुत बड़ा जो असर पड़ा। फिर हम देखते हैं कि अवध में क्या हुआ, अवध में जो है कि अवध में आप बोल सकते हो हमारे जो बाबा रामचंद्र जो थे इन्होंने इस आंदोलन की अगुवाई की। बाबा रामचंद्र की हम बात करें, एक सन्यासी थे और एक गिरमिटिया मजदूर भी रहे थे। गिरमिटिया मजदूर मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं बॉन्डेड लेबर। मतलब इनको जो है एक तरीके का इनसे बॉन्ड साइन करवा के इनको बाहर भेजा जाता था। उस टाइम पर गिरमिटिया मजदूरी बहुत चलती थी, इसको हम बोलते थे गिरमिटिया मजदूरी। बहुत अलग अलग नामों से जानते हैं, बॉन्डेड लेबर बोलते हैं इसको, हम अलग अलग नामों से जानते हैं। अब जब ये इंडिया वापस आए फीजी से, तो देखा कि किसानों की बहुत बुरी हालत है। उनको तालुकदार और जो है जमींदार जो है बड़े परेशान करते हैं, उनसे बहुत ज्यादा, है ना, मालगुजारी लेते हैं, बहुत ज्यादा जो है टैक्स वैक्स या फिर रेंट चार्ज करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो है, अब देखो यहां पर जो गांव में किसान जो है इनका मेन मुद्दा क्या है, इनको छुटकारा चाहिए। किससे छुटकारा चाहिए इनको? ना सिर्फ अंग्रेजों से, बल्कि ये जो तहसीलदार है, सॉरी ये तहसीलदार बोल रहा हूं मैं, ये जो तालुकदार है, ये बड़े बड़े जमींदार हैं, इनसे भी जो है इनको छुटकारा चाहिए। क्लियर हुआ ना? ये इनकी मांग क्या है भाई, कि मालगुजारी कम कर दी जाए और बेगार जो है समाप्त कर जाए। बेगार मतलब अगर आप बिना किसी पैसे के काम कर रहे हो किसी के अंडर में, आपको पैसा नहीं दिया जा रहा, उसको हम बोलते हैं बेगार, है ना। तो ये भी समाप्त कर दिया जाए। तो आप देखोगे 1920 में जवाहरलाल नेहरू भी इन्हें ज्वाइन कर लेंगे, और ये जो है आप देखोगे अवध किसान सभा जो है शुरू करेंगे। अवध किसान सभा की जो है शुरुआत होगी, और आप देखोगे कि इस आंदोलन को भी जो है बहुत ज्यादा समर्थन मिला। क्लियर हुआ? हम बात करें आदिवासियों की, तो आदिवासियों की भी अलग कहानी है। तो आप देखोगे आंध्र प्रदेश की जो गुडेम जो पहाड़ियां हैं, यहां पर जो है ये गुरिल्ला आंदोलन जो है लागू। अब देखो, अब मैंने बताया ना कि इसका मतलब हर किसी ने अलग निकाला। अब क्योंकि गांधी जी जो थे
वो अहिंसा के पुजारी थे। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये जो आदिवासी लोग हैं ये क्या कर रहे हैं, ये हिंसा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप देखोगे ये अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला आंदोलन करेंगे। मतलब गुरिल्ला का मतलब क्या होता है, छुप छुप के आंदोलन करेंगे। और इनकी अगुवाई कौन करेगा, तो आप देखोगे अल्लूरी सीताराम राजी जो है इनकी अगुवाई करेंगे। बाद में क्या होता है, बाद में पकड़ लिए जाते हैं और बाद में आप देखोगे इनको फांसी वांसी दे दी जाती है। ठीक है, फिर हम बात करें बगानों में स्वराज की, हम बात करें बगानों में क्या हुआ। तो उस टाइम पर हुआ यह था कि इंडियन इमिग्रेशन एक्ट जो है लागू हुआ था। इस कानून के मुताबिक जो है कोई भी मजदूर बिना अनुमति के जो है उस बगान को छोड़ के नहीं जा सकता। जब इन्हें पता लगा कि ऐसा कुछ आंदोलन शुरू हुआ है तो ये बगान छोड़ छोड़कर भागने लगते हैं। ये चाय के बगानों में काम करते थे। कुछ लोग ऐसे थे जो 5-5, 6-6 साल से अपने घर पे नहीं गए थे। जब इन्हें पता लगा कि भैया ऐसा कोई आंदोलन शुरू हुआ है तो इनके लिए स्वराज का मतलब यह था कि ये यहां से भाग कर कहां चले जाएं, अपने घर को चले जाएं। बट होता क्या, इनको पकड़ लिया जाता है और इनको जो है बहुत मारा जाता है। फिर हम बात करें आंदोलन में सुस्ती आने के कारण। अब हुआ क्या, इस आंदोलन, ये आंदोलन फेल क्यों हो गया, फेल क्यों हो गया। तो सबसे पहली बात यह थी कि भैया देखो ऐसा था, हमने इनको कपड़ों का विरोध किया, हमने इनके कपड़ों का जो है बहिष्कार किया कि नहीं खरीदेंगे। दिक्कत यह थी कि भैया जो खादी के बने, यानी कि जो कपड़े हम लोग बनाया करते थे, जो कपड़े हम लोग बनाया करते थे, कपड़े बहुत ज्यादा क्या थे, महंगे थे। और जो अंग्रेज कपड़े बनाया करते थे बहुत सस्ते थे। तो लोग बेचारे जो है इतने महंगे कपड़ों को जो है अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो लोगों ने फिर से खरीदना शुरू कर दिया। और आप देखोगे क्यों हुआ भाई, क्यों ठंडी आई। तो देखो अंग्रेजी संस्थाओं का हमने बहिष्कार तो कर दिया, बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया, सब कुछ करना छोड़ दिया बच्चों ने, है ना, टीचर ने पढ़ाना छोड़ दिया। लेकिन हमारे पास क्या नहीं था भाई, हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। क्योंकि हमारी जो भारतीय संस्थाएं थी वो इतनी अच्छी नहीं थी कि इसमें अपना बच्चा पढ़ पाता, है ना। और हमने ऐसे संस्थाओं का जो बहिष्कार कर दिया। अब बेचारे बच्चे जाएंगे तो बेचारे मजबूरी में जाके जाने लगे। वो क्लियर हुआ। अच्छा, कांग्रेस के कुछ नेता जो थे वो इस जन आंदोलन से जो है थक चुके थे। उन्हें लगता था कि भाई देखो ऐसा है कि हमें, कांग्रेस के कुछ ऐसे नेता थे उनको लगता था कि देखो ऐसा है कि आंदोलन वगैरह बात की बात है, हम क्या करेंगे, हम जो है पहले चुनाव में जो भाग लेंगे और सिस्टम में जाकर सिस्टम को बदलेंगे। चुनाव में भाग लेंगे, जीतेंगे और फिर जाकर जो है अंग्रेजों से बात करेंगे। तो बहुत सारे नेता जो थे, आप देखोगे जैसे हम बात करें मोतीलाल नेहरू, सीआर दास की हम बात करें, वो इस आंदोलन से जो है थक चुके थे। वो खुद की पार्टी बनाकर चुनाव लड़ना चाहते थे। और अगर हम बात करें, आंदोलन हिंसक रूप ले चुका था। अब यह बहुत जरूरी है। अब क्योंकि मैंने बताया गांधी जी को हिंसा बिल्कुल पसंद नहीं थी, तो आप देखोगे ये जो पूरा आंदोलन है ये हिंसक रूप ले लेगा, है ना। चोरी चोरा कांड होगा गोरखपुर में। और आप देखोगे 1922 में जैसी चोरी चोरा कांड होगा गोरखपुर में, होगा क्या भाई, एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी जाएगी। कुछ गुस्साई भीड़ जो है पुलिस स्टेशन में आग लगा देगी। आग लगाएगी तो भाई यहां पे 20 से 22 पुलिसकर्मी जो होंगे वो मर जाएंगे, है ना। तो भैया गांधी जी जो थे डर गए, गांधी जी बहुत डर गए। गांधी ने बोला कि अगर ऐसे चलता रहा तो फिर ये अगर हिंसक रूप ले लेगा तो अंग्रेजों को तो भाई चाहिए ना। अंग्रेज चाहते थे हिंसा हो जाए, हिंसा होगी तो अंग्रेज क्या करेंगे, मारकाट करेंगे। तो गांधी जी ने तुरंत जो है इस आंदोलन को वापस लिया। ठीक है, अब क्या होगा, धीरे धीरे हम सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर चलेंगे। एक और बड़े आंदोलन की ओर जो हम चलेंगे, एक और बड़े आंदोलन होगा, अभी होने वाला है 1930 में स्टार्ट होगा। उसके बीच में क्या हुआ, 1922 से 1930 के बीच में क्या क्या हुआ उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। मतलब अभी जो है क्या होगा, अभी जैसे खत्म हुआ यहां पर असहयोग आंदोलन जैसे ही खत्म हुआ, अब आप देखोगे अगला जो आंदोलन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसका कैसे प्लॉट बनेगा उसकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ भाई, आप देखोगे 1922 में आंदोलन जो है समाप्त हो जाता है। फिर क्या होता है, कांग्रेस बढ़ जाती है। एक तरफ आप देखोगे यहां पर मोतीलाल नेहरू, सीआर दास जो है पार्टी बना लेते हैं, स्वराज पार्टी। और ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, यहां पर जो है आप बोल सकते हो कि चुनाव में लड़ेंगे। दूसरी तरफ आप देखोगे जो युवा नेता थे, सुभाष चंद्र बोस की हम बात करें, जवाहरलाल नेहरू की बात करें, ये क्या चाहते थे, जन आंदोलन चाहते थे। उन्हें लगा कि भाई एक जन आंदोलन और होना चाहिए। तो कांग्रेस भी जो है अलग अलग जो है बढ़ चुकी थी। और ऊपर से क्या हुआ, आप देखोगे द ग्रेट डिप्रेशन आ जाता है ना, महामंदी आ जाती है। आप देखोगे 1929 के करीब, है ना, महामंदी आ जाएगी। महामंदी आ जाएगी मतलब आप देखोगे अमेरिका में महामंदी आई, उनका स्टॉक एक्सचेंज गिर गया तो उसका भारत में भी असर पड़ा। तो आप देखोगे भारत में भी चीजें जो है बहुत ज्यादा सस्ती हो जाएंगी, किसान जो है बेचारे बर्बाद हो जाएंगे, है ना। क्योंकि जो यहां पर जो खेती का जो भी उत्पादन जो थे उनके प्राइस, उनके जो दाम थे बहुत गिर जाते हैं, तो किसानों को बहुत नुकसान होता है। तो ये सारी जो चीजें यहां पर हो रही थी इस टाइम पर, पूरा देश जो है परेशान है। अब क्या होता है, इसी बीच एक दिक्कत और होती है। 1928 में साइमन कमीशन आ जाता है भारत में। साइमन कमीशन की अध्यक्षता किसने की थी, सर साइमन ने की थी, है ना। 1928 में आया। इस साइमन कमीशन का मेन उद्देश्य क्या था कि भैया हमें क्या करना है भाई, जो भी भारत का संवैधानिक सिस्टम जो है इसको, इसमें मूल्यांकन, है ना, इसको क्या करना, देखना है, इसका मूल्यांकन करना है। और अगर इसमें कुछ बदलाव है, मतलब बदलाव की जरूरत है, तो सुझाव भी देने हैं बदलाव के। अब दिक्कत क्या थी, दिक्कत ये थी जितने भी मेंबर्स थे, जितने भी लोग थे साइमन कमीशन में, 7 मेंबर थे शायद, देख लेना एक बारी, हाँ, सबके सब क्या थे, सबके सब अंग्रेज थे। मतलब तुम भारत के बारे में कानून बना रहे हो और भारतीयों को ही तुमने शामिल नहीं किया। तो आप देखोगे इस कमीशन को जो है बहुत ज्यादा जो है क्या दिया जाता है, इसको ब्लैकलैश, मतलब बहुत ज्यादा विरोध होता है। जैसे ही भारत में आता तो ऐसा बोला जाता है गो बैक साइमन के जो है नारे लगते हैं ना, साइमन भारत छोड़ो। तो और यहां पर जो है एक, यहां पर जो उस टाइम के जो वाइसरॉय थे,
गवर्नर मान लो, वाइसरॉय मान लो, वो यहां पर डोमिनियन स्टेटस की तरफ जो है इशारा करते हैं। सर ये डोमिनियन स्टेटस क्या होता है, मतलब क्या है? मतलब ये है कि हमारे जो आंतरिक मामले जो है उसमें हम निर्णय ले सकेंगे, लेकिन जो बाहरी मामले होंगे उसमें हम जो है निर्णय नहीं ले पाएंगे। इसको हम बोलते हैं डोमिनियन स्टेटस। बाहरी मामले जो है, अभी हम किसके अंडर में आएंगे? अभी हम ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आएंगे। तो हमने पूरी तरह से नकार दिया, हमें जो है डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। तो आप देखोगे 1929 में क्या होगा? 1929 में यहां पर लाहौर अधिवेशन होगा, और लाहौर अधिवेशन में आप देखोगे यहां पर हम बिल्कुल जो है डोमिनियन स्टेटस को नकार देंगे, और हमें क्या चाहिए होगा? हमें चाहिए होगा पूर्ण स्वराज। और आप देखोगे इसी उपलक्ष्य में हम एक चीज और लेंगे, एक निर्णय और लेंगे कि हर साल जो है हम 26 जनवरी को अपना स्वाधीनता दिवस जो है मनाएंगे। ये आई होप आपको सारी जो चीजें हैं बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब क्या होगा? अब फाइनली 1930 आ चुका है ना। अब यहां पर होता क्या है, गांधी जी की मूड में आया कि देखो ऐसा है कि बहुत टाइम हो गया है ना, कुछ मजा नहीं आ रहा, तो एक आंदोलन फिर से शुरू कर देते हैं। तो गांधी जी क्या करते हैं? अपनी 31 जनवरी 1930 को गांधी जी क्या करते हैं? एक पूरी लिस्ट बनाते हैं और अपनी 11 मांग जो है, जो उस टाइम के गवर्नर थे या फिर वायसरॉय जो थे, उनको लिखते हैं। उनका नाम था वायसरॉय लॉर्ड इरविन, है ना। और इस 11 डिमांड में एक डिमांड ये भी थी कि भैया नमक पर जो कर लगा रखा है उसको हटा दो। अब देखो नमक जो है कोई कर लगाने वाली चीज नहीं है। कर उन चीजों पर लगाया जाता है ना कि कमी होती है। अब नमक तो एक ऐसी चीज है कभी खत्म ही नहीं हो सकती, और नमक को हर कोई खाता है, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर। तो गांधी को लगा कि देखो नमक कोई कर लगाने वाली चीज है नहीं, और हम नमक से पूरे भारत को एक कर सकते हैं। शुरुआत में अंग्रेजों ने गांधी को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन जब ये एक बार शुरू हो गया तो भाई अंग्रेजों को बहुत भारी पड़ गया है, ठीक है ना। तो 11 डिमांड थी, और 11 डिमांडों में आप देखोगे भारत के हर एक तबके की जो है डिमांड को कवर किया था, चाहे वो अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, है ना। तो आप देखोगे इसमें क्या हुआ, इसमें जो है यहां पर, है ना, आप बोल सकते हो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? तो डांडी मार्च से हुई। डांडी एक जगह का नाम है जो कि कहां पर है सर? जो कि कहां पर है? गुजरात में, ठीक है। तो गांधी ने, आप देखोगे अहमदाबाद में जो साबरमती आश्रम जो है वहां से अपनी जो मार्च है ना, डांडी यात्रा जो है वो शुरू की। कब शुरू की सर? तो 12 मार्च को। खत्म कब की? 24 दिन में, है ना। यानी कि आप देखोगे करीबन 6 अप्रैल को जो है गांधी जी डांडी पहुंच गए थे, और डांडी पहुंचते ही गांधी ने क्या किया? नमक कानून को जो है तोड़ दिया। अच्छा, अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर एक बात बताओ, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में और असहयोग आंदोलन में क्या अंतर है? तो देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन में हमने कानून तोड़ दिया, हमने नमक कानून तोड़ा। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं? हम यहां पर बोल रहे हैं कि अब देखो तुम्हें कोई भी कानून मानने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो गांधी क्या करेंगे? गांधी जी मुट्ठी भर नमक उठाकर जो है ना, प्रतीकात्मक तरीके से आप बोल सकते हो, है ना, एक, है ना, प्रतीकात्मक तरीके से जो है नमक कानून को तोड़ेंगे, और गांधी को जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और आप देखोगे पूरे देश में जो है हलचल मच जाती है, बहुत सारे जो लोग होते हैं गांधी के सपोर्ट में आ जाते हैं। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है ना। अब होता क्या है, धीरे धीरे कांग्रेस के नेताओं को बंदी बनाना शुरू कर लिया जाता है ना। औरतों को, बच्चों को पीटा भी जाता है। लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों को जो है यहां पर गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनको बहुत बुरी तरह मारा पीटा जाता है, और गांधी जी को भी जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब क्या हुआ, जब सिचुएशन बहुत ज्यादा टेंस हो गई, अब सोच के देखो 1930 में शुरू हुआ था, 1930 में जो हमारा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, और आप देखते हो एक साल में एक साल आते आते ये बहुत ज्यादा जो है बढ़ जाता है। फिर आप देखोगे यहां पर लॉर्ड इरविन जो थे, अब उन्होंने वो जो डस्टबिन में पेपर फेंका था ना गांधी जी का, वो जो लेटर लिखा था गांधी जी ने 11 डिमांड, उन डिमांड्स को पढ़ते हैं और गांधी जी को नोता देते हैं कि आओ यार चाय पीते हैं। तो गांधी जी जाते हैं इरविन के पास, है ना, और सबसे पहले इरविन बोलते हैं कि भैया देखो ऐसा है, तुम्हारी डिमांड वगैरह मान लेंगे, एक काम करो, ये जो तुमने शुरू कर रखा है इसको खत्म कर दो। तो होता यह है कि गांधी जी अपना 1931 में, है ना, 5/5/1931 को आप देखोगे कि ये आंदोलन वापस ले लेते हैं। मतलब ये आंदोलन जो है 1 साल चलने के बाद बंद हो जाता है। अब यहां पर डिमांड क्या थी भाई, है ना, क्या डिमांड थी गांधी जी की और क्या डिमांड थी इरविन की? अब इसको एक नाम दिया जाता है, इसको बोला जाता है गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता क्या था भाई? ये समझौता हुआ था गांधी और इरविन के बीच में, है ना। अब इस समझौते के अनुसार आप देखोगे गांधी जी जो होंगे वो अपना ये सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लेंगे, और इसके बदले क्या होगा? इसके बदले आप देखोगे कि यहां पर जो इरविन था वो क्या कहेगा? इरविन बोलेगा इनसे कि देखो ऐसा है कि तुम्हें द्वितीय गोलमेल सम्मेलन में, अब इनका एक गोलमेल सम्मेलन होता था, मतलब बहुत सारे जो कांग्रेस के नेता हैं इनको बुला के मीटिंग वीटिंग करनी थी और भारत के भविष्य के बारे में बात करनी थी। इसको बोला गया गोलमेल सम्मेलन, कि तुम्हें द्वितीय गोलमेल सम्मेलन में जो भाग लेना है। आपको सर प्रथम वाला कहां गया? तो प्रथम वाला हुआ था, उसमें जो है किसी ने भाग नहीं लिया था। द्वितीय गोलमेल सम्मेलन हुआ, और गांधी जी ने बोला कि ठीक है हम द्वितीय गोलमेल सम्मेलन में भाग लेंगे, उसके बदले में तुम्हें जितने भी तुमने, है ना, निर्दोष लोगों को गिरफ्तार कर रखा है उन सबको छोड़ना पड़ेगा, और नमक पर कर हटाना पड़ेगा। तो यहां पर जो है बात मान ली जाती है, और गांधी जी फाइनली कहां जाते हैं? लंदन में जाते हैं, और लंदन में द्वितीय गोलमेल सम्मेलन में जो है भाग लेते हैं। अब क्या हुआ सर? अब हुआ ये कि द्वितीय गोलमेल सम्मेलन का कोई भी जो है निष्कर्ष नहीं निकला, कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। मतलब जो भी बातें होनी थी बात बन नहीं पाई, और जैसे ही गांधी जी वापस आते हैं भारत में, तो वैसे ही फिर से जो है इस आंदोलन को शुरू करते हैं। क्लियर हुआ? तो ये था हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। अच्छा, अब यहां पर बात यह है कि भाई लोगों के क्या मत थे। अब देखो मैंने आपको बताया कि लोगों के हमेशा जो है लोग अपनी ही होता है ना कि लोग आंदोलन क्यों करेंगे, तो लोगों के अपने अपने मत थे अलग, है ना। लोगों की अपनी अपनी अलग इच्छाएं थी। जैसे किसानों की हम बात करें तो किसान किससे परेशान थे? तो आप देखोगे किसान जो है जो बेसिकली जो अमीर जो जमींदार है इनसे परेशान थे, इनसे छुटकारा चाहिए था, है ना। इनका जो स्वराज का मतलब क्या था? इनका स्वराज का मतलब था कि भैया हमें जो है जो ज्यादा कर देना पड़ रहा है, इससे जो हमें क्या मिल जाए?
छुट्टी मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, है ना। तो आप देखोगे जो गुजरात के पाटीदार किसान जो थे और उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलन जो थे वो सक्रिय थे, बाकी ज्यादा कोई किसान जो है सक्रिय नहीं था। क्लियर, क्योंकि किसानों को भी ऐसा लगता था कांग्रेस पार्टी जो है वो अमीर किसानों का ही साथ देती है। फिर आप देखोगे व्यवसाय की हम बात करें तो गांधी जी, जैसे हम बात करें गांधी जी ने जो है ये जो हमारे भारतीय व्यवसायी जो लोग हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोग जो हैं, अमीर लोग जो हैं, आप देखोगे इन्होंने भी जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का सपोर्ट किया। जैसे मैं बात करूं ना पुरुषोत्तम दास ठाकुर की बात करूं, जीडी बिरला की हम बात करें, तो ये ऐसे बड़े बड़े उद्योगपति ने जो है यहां पर समर्थन किया। महिलाओं की अगर हम बात करें तो देखो महिलाओं का बड़े पैमाने में जो है महिलाओं की भागीदारी थी, है ना। आप देखोगे हालांकि कांग्रेस में कई सालों तक कोई भी महिला अध्यक्ष नहीं थी, बट फिर भी आप देखोगे महिलाओं की जो है अच्छी खासी जो है भागीदारी रही। क्लियर हुआ। दलितों की हम बात करें, बेटा दलितों में क्या था, दलितों में दिक्कत ये थी कि दलित ये मानते थे कि जो कांग्रेस पार्टी जो है वो अपर कास्ट के लोगों का ही सपोर्ट करती है। और आप देखोगे जब धरती गोल में सम्मेलन हुआ था तो यहां पर डॉक्टर BR अम्बेडकर और गांधी की बहस हो गई थी, है ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे खुद भी एक दलित थे और आपको बोला ये फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, हमारे भारतीय संविधान के जनक बोला जाता है इनको। क्लियर हुआ। तो आप देखोगे कि इनके बीच में, गांधी जी और इनके बीच में एक समझौता होगा। क्या समझौता होगा कि गांधी जी बोलेंगे देखो ऐसा है कि हम पृथक चुनाव प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाएंगे। अब यहां पे ऐसा बोला गया था दिल्ली गोल में सम्मेलन में कि जो बैकवर्ड क्लासेस है, मतलब जो SC ST वगैरह जो हैं, इनको भी पृथक चुनाव प्रक्रिया दिया जाए, पृथक चुनाव प्रक्रिया वाला जो चुनाव करवाया जाएगा। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मान के चलो किसी जगह पर अगर एक सीट खाली है, उस पर कोई दलित खड़ा हो रहा है तो दलित सिर्फ दलित को ही वोट देगा। इसको हम बोलते हैं पृथक चुनाव प्रक्रिया। तो गांधी को लगा कि ऐसे पूरा देश बढ़ जाएगा और हम कभी आजाद नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए आप देखोगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में क्या होगा, एक पूना पैक्ट होगा, जिसके तहत यहां पर बोला गया कि दलितों के लिए सीट्स को आरक्षित किया जाएगा, लेकिन पृथक चुनाव प्रक्रिया को जो है नहीं किया जाए, पृथक चुनाव प्रक्रिया वाले चुनाव जो है नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इससे पूरा देश जो है बढ़ जाता है ना। और आप देखोगे यहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों के भले के लिए डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन का भी जो है निर्माण किया था। क्लियर हुआ। मुसलमानों की हम बात करें तो मुसलमान जो थे, मुस्लिम जो थे, इनकी ज्यादा भागीदारी नहीं रही। क्यों नहीं रही? क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना जो थे कुछ और ही चाहते थे, ये अपनी अलग, है ना। ये जहां पर जो मुस्लिम बहुल जो क्षेत्र है ना, मुस्लिम बहुल क्षेत्र मतलब जहां पर मुस्लिमों की आबादी बहुत ज्यादा है, वहां पर इनको आरक्षित सीटें चाहिए थी, है ना। और मुस्लिम बहुल प्रांतों में जो है जनसंख्या के अनुपात में जो है इनको प्रतिनिधित्व का जो आश्वासन चाहिए था। मतलब जहां पर जनसंख्या ज्यादा, जहां पर मुस्लिमों की जनसंख्या ज्यादा है, वहां पर उस अनुपात में इनको सीट चाहिए थी। तो भैया इनका बहुत विरोध किया गया और इनको बाद में इनका मन था कि भैया हमको जो एक अलग देश चाहिए अपना, और बाद में लेकर ही माने पाकिस्तान, ठीक है ना। तो इनकी अगर हम बात करें तो यहां पर जो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, इनका मन बदल चुका था। ये चाहते थे अंदर ही अंदर कि हम इनको जो है आजादी के बाद अलग देश बन जाए। और आप देखोगे आगे चलकर यही पाकिस्तान का कारण बनेगा। पाकिस्तान कैसे बना? इसकी वजह से बना, इस इंसान की वजह से बना। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब राष्ट्रवाद की भावना की हम बात करें तो राष्ट्रवाद की भावना सिर्फ आंदोलन से नहीं आती, आंदोलन से नहीं आती, अलग अलग चीजों से आती है, रोमांचक जो चीजें होती हैं उससे आती है। तो देखो जैसे हम बात करें तस्वीरों में राष्ट्रवाद, तो आप देखोगे भारत माता का फोटो बनाया था, है ना, हमारे जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो थे। तो हमने अपने भारत को एक माता के रूप में जो है ना इमेजिन किया। लोक कथाएं की हम बात करें, अलग अलग जो लोक कथाएं हैं, है ना, फोक स्टोरीज जो होती है, फोक स्टोरीज जो होती हैं, जिसमें हम अपने इतिहास के जो है इतिहास के लोगों को याद करते हैं। अलग अलग स्टोरीज जो होती हैं। राष्ट्रीय ध्वज की हम बात करें तो ये भी पूरे देश को एक करता है। इतिहास की पुनर्व्याख्या, क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे इतिहास को बिगाड़ के रख दिया था भाई। जो हमारे भारतीय राष्ट्रवादी जो इतिहासकार जो थे, उन्होंने बताया कि भैया हमारा भारत देश कितना महान था, अशोक, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य, ये सब जो है भारत में ही जन्म लिए थे। तो ये सब बताया गया। और आप देखोगे कि 1870 के दशक में हमने वंदे मातरम गीत भी लिखा। इसको बाद में आप देखोगे आनंद मठ में भी शामिल किया गया था। तो ये सारी जो चीजें हैं वो ही। इसी के बाद आपका पूरा जो चैप्टर है खत्म हुआ। एक बहुत ही क्विक रिवीजन था, आपका पूरा जो है रिवीजन हो गया होगा, है ना, आई होप हो गया होगा। ठीक है ना। चलिए तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, और आई होप आपको पूरा लेक्चर जो है समझ में भी आ गया होगा। ऐसा कुछ है नहीं इस लेक्चर में, ठीक है ना। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।